खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम है, आप सबको सलाम। मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये कोई पेज है द हूद बॉयस्ट, परवेज़ हूद बॉय के फैंस हैं ये। और मुझे ये वीडियो आई थी 2020 के जुलाई में, और मैं अभी इसका रिएक्शन बना रहा हूँ। सॉरी दिस इज़ लेट, बट नॉनदलेस दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लैश ऑफ साइंस एंड रिलीजन। डॉक्टर परवेज हुदबोय साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से साइंस और रिलीजन का हमेशा से क्लैश रहा है, तजाद रहा है। तो चले आए हम इनकी वीडियो देखेंगे। 12 मिनट 24 सेकंड की इनकी वीडियो है। ऑब्वियसली पूरी तो नहीं होगी, लेकिन लार्ज पोर्शंस देखे जाएंगे। और फिर मैं इनकी वीडियो की ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि कुछ बातें ये बोलते हैं जो नहायती अहमकाना है और जिस पे इन्होंने रिसर्च नहीं की एज अ साइंटिस्ट होते हुए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो एनीवेज, चले आए देखते हैं कि इनको क्या कहना है। हर मजहब का टकराव साइंस के साथ होता रहा है, लेकिन जितना शदीद तसादुम ईसाइयत और साइंस का रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं। ये सदियों अच्छा, पर। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि हर मज़हब का जो तज़ाद है वो साइंस के साथ रहा है, तो आप स्पेसिफिकली क्रिश्चियनिटी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ, इसमें आपका क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आप क्रिश्चियनिटी को डिबंक करना चाह रहे हैं, गलत साबित करना चाह रहे हैं? मतलब जब बात कर रहे हैं आप क्लैश ऑफ साइंस एंड रिलीजन, तो फिर आप सारे मज़हब की बात करें। आपने क्या किया है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ले लिया है, तो ये आपके अंदर बायसनेस दिखा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ, साइंटिस्ट होते हुए एक बंदे को बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी तरफ से डॉक्टर हुदबॉय, बड़े अफसोस की बात है। खैर, आगे देखते हैं। मोहित था, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये दो किताबें जो मेरे सामने हैं, दरअसल ये दो जिल्दें हैं एक ही किताब की। इनकी कोई मिसाल नहीं। इनमें जितनी तफसीलात हैं और जितने हवाला जात हैं, तो ये वाकई एक ख़जाना है जो उस तारीख़ को बयान करता है। इसका मुसन्निफ़ डिक्सन वाइट है, जो एक अमेरिकन स्कॉलर था और जो इन किताबों को लिखने के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा। इसको 120 साल हो गए। अगर पाकिस्तान में किसी शख्स ने ऐसी किताब लिखी होती तो क्या वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लग सकता? वेल यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि इस बंदे ने क्रिश्चियन माहौल के अंदर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ही, चर्च के खिलाफ ही किताब लिखी और इसको वाइस चांसलर बनाया गया। इससे आपको पता चलना चाहिए कि क्रिश्चियंस कितने सिविलाइज्ड लोग हैं, जिसकी बुनियाद पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन बनी हुई है। और आपके पाकिस्तान के कितने जाहिल लोग हैं, जो ज़रा सी बात होती है तो कत्ल और गारत पे उतर आते हैं। तो खैर, ये तो आपने अपने मुंह से ही बोल दिए, तो मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बट एनीवेज, आपने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, तो मैं चाहता था कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँ। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर, वो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि ये जो बंदे थे, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थीसिस, एंड्रू वाइट ने कॉन्फ्लिक्ट थीसिस इजाद किया था। कॉन्फ्लिक्ट थीसिस में उन्होंने ये बोला था कि भाई मज़हब का साइंस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, विच इज़ एक्चुअली स्टूपिड और अनबिब्लिकल, क्योंकि साइंस और रिलीजन हमेशा साथ साथ चलते रहे हैं। इन दोनों को डिवोर्स करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन खैर, वो अपना पॉइंट जाहिर करना चाहते थे और डॉक्टर हूद भाई अपना पॉइंट जाहिर करना चाहते हैं। तो हर कोई अपना अपना पॉइंट जाहिर करना चाहता है। खैर, आगे देखते हैं कि इनको क्या कहना है। और वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी 1 मिनट 15 मिनट ही हुए हैं, तो 3-4 बातें निकल आई हैं जो ये गलत बोल रहे हैं। बट स्टिल देखते हैं, लेट्स सी मोर। बहरहाल ये एक अलग बात है। अब लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि कलीसा ने गैलीलियो को सजाए मौत दी थी और बस इतना ही टकराव था, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा था। कलीसा का ये दावा था मसलन कि ज़मीन चपटी है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कलीसिया का ये दावा था। लेकिन मेरे भाई, कलीसिया ने बाइबल नहीं लिखी। बाइबल में कहीं पे भी ये दावा नहीं किया गया कि जमीन चपटी है। कलीसिया आम लोगों से बनी है, और उस जमाने में कौन सी साइंस थी भाई? जो साफ सीधी बात है, उस जमाने में भी लोगों को कुछ पता थोड़ी था। जो उनको नजर आता था वो लोग बोल देते थे, तो लोगों ने बोल दिया। अब इसकी बिना पर आप बोलें कि नहीं मजहब ही खराब है, तो ये तो यार आप गलत बात कह रहे हैं ना।
इसमें तो फिर यही बात हो जाती है कि बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये भी फिर माना जाएगा। इसके बारे में फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं मेरे भाई, तमाम मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, इसलिए तमाम क्रिश्चियन भी एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अब उस जमाने में लीडर्स इस तरह के थे तो हम क्या कर सकते हैं यार। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। एक मशहूर ईसाई परोहत सेंट ऑगस्टीन ने तकरीबन 1000 साल पहले ये फरमाया कि ज़मीन का चपटा होना तो लाजमी अच्छा, है। ऑगस्टीन के बारे में मिसाल देते हैं, उसके बाद एक और बंदा उसके बारे में मिसाल देते हैं। ये आ गया, पता नहीं इसका क्या नाम था, मैं भूल गया, प्रोकोपियस या वॉट एवर। सो भाई अगेन ये बंदे थे जिन्होंने बातें बोली। ये बाइबल के बंदे थोड़ी हैं, या ये बाइबल लिखने वाले थोड़ी हैं, ये महज पढ़ने वाले हैं। और बंदों से गलतियां हो जाती हैं, हम तो मानते हैं गलतियां होती हैं भाई। आप मानते हो गलतियां होती हैं? इसी तरह 6ठी सदी ईस्वी में एक और परोहत थे हाँ, प्रोकोपियस के नाम प्रोकोपियस। से। उन्होंने ये कहा कि अगर अब ज़मीन ये यहाँ पर यीशु दलाइल दे रहे तो लेकिन हम आगे अगर चलते हैं भी भाई। होना ज़मीन गिर क्या है, और मुझे साए पर ज़्यादा एतमाद है बनिस्बत कलीसा की अच्छा, बातों वेरी के। इंटरेस्टिंग। ये इधर कोटेशन पढ़ते हैं। फर्डिनांड मैगेलन, ये भी क्रिश्चियन था। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, तो ये भी तो देखे कि क्रिश्चियनों ने कितनी ज्यादा वो भी की है, कंट्रीब्यूशन भी की है साइंस के अंदर। लिखा है, और मुझे साए पर ज़्यादा आगे एतमाद चलते है हैं। बनिस्बत मर जाते थे। ये गुनाहों के नतीजे में है। लेकिन वैक्सीन का ये है, चुनाचे डॉक्टर बॉयल्स्टन, चुनाचे वैक्सीन है, उन्हें आना इतना कि ये डर बता है। रहे हैं यहाँ पर कि जब बीमारियां आती हैं तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं भाई ये गुनाहों की वजह से ही है, फलाना ढमकाना। ठीक है, ये बात सही भी है। अब आगे ये एक बंदे की मिसाल देते हैं, जरा उनकी सुने। यूरोप के मुख्तलिफ मकामात पर यह देखा गया कि जो नहरों और चश्मों में पानी है वो सुर्ख हुआ हुआ है। एकदम कलीसा ने यह फतवा सादिर कर दिया कि दरअसल ये हज़रत यसु मसीह का खून है, और ये इस बात की अलामत है कि थोड़ा सा मैं स्किप करूंगा। हमारे गुनाह नाराज़गी का ज़माने में एक साइंसदान लिनियस के नाम कार्ल लिनियस। अब ये पहले तो इनकी बात सुन लें आप। से उस पानी पर अपनी तहकीकात कर रहा था, और उसने इस पानी को अपनी खुर्दबीन के नीचे रख कर ये देखा कि इसमें छोटे छोटे लाल रंग के कीड़े हैं। उसने इसके ऊपर एक तहकीकी मकाला लिखा और जिस उसके बाद ये बताते हैं कि कलीसिया ने इसके ऊपर भी भाई फतवे लगा दिए और उसने माफ़ी मांगी एंड एवरीथिंग। लेकिन मेरे अजीजों, कार्ल लिनियस कौन था? ये भी क्रिश्चियन था। कोई वहां से दूसरे मजहब का बंदा थोड़ी उठ के आया था, क्रिश्चियन ही वहां पर होते थे। इसका बाप पादरी था और इसके बाप ने इसको भी पादरी बनाना था, लेकिन इसने बोला नहीं नहीं मैं प्रोफेसर बनूंगा। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट का मतलब पौधों पर फूलों पर रिसर्च करने वाला। और आपको क्या लगता है कि पौधों और फूलों पर रिसर्च करने की आदत इसको कहाँ से पड़ी? अपने बाप से, क्योंकि इसका बाप एक एमेचर बॉटनिस्ट था, इस वजह से। उसने रॉयल सोसाइटी को भेजा। खैर आगे चलते किताबें हैं में भाई। ये शक वाबस्ता है। कायदा अच्छा भाई, एक अब आगे ये बता रहे हैं कि देखभाल भाई। की 1952 में एक अमेरिकन स्कॉलर बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, अब बता रहे हैं कि बिजली के बड़े मसले होते थे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दरियाफ्त किया कि नहीं, बिजली जो आसमान में होती है और हमारे लैब में प्रोड्यूस होती है या जनरेटर से प्रोड्यूस होती है वो एक ही है। तो ये भी क्रिश्चियन ही था। अच्छा साईं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने निकाल ली वो भी क्रिश्चियन है, उनका तो आप नाम बता नहीं रहे। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी क्रिश्चियन था, इसके बारे में भी तो बताएं। तो आप देखें ज़रा कि किन किन लोगों ने क्या क्या किए हैं। आप एवी बस फजूल याद में जो है क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं। बंदे फॉलन हो सकते हैं, इट इज़ ओके, लेकिन अब उनके ऊपर बोलना शुरू कर दो कि क्रिश्चियनिटी फॉलन है। फिलहाल तो मैं वो आपको देखकर बोलूँगा कि आप एज अ साइंटिस्ट फॉलन है, क्योंकि आप पूरी साइंसी तहकीक नहीं कर रहे और आप यहाँ पर बायस्ड हैं। क्या इसका मतलब ये कि साइंस गलत है? नहीं, आप गलत हैं। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या बात हो रही है। ये चाबी के एक्सपेरिमेंट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और आगे बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और किस तरह से चर्च ने माना एंड एवरीथिंग। हाँ, अब नू का ज़रा सुनिए। मुतजाद मौक़िफ़ थे। सैलाब नूह इसकी एक मिसाल बनती है। इंजील में बहुत तफसील के साथ ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने
ये फ़ैसला किया था कि ज़मीन पर जो बेदीन और गुनहगार लोग हैं उन्हें एक सैलाब के ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन सैलाब भेजने से कबल अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को ये ख़बर दी कि ऐसा सैलाब आने वाला है और उनको चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती बनाएं जिसमें वो ख़ुद बमै ख़ानदान के बच सकेंगे और साथ साथ जितने भी जानवर हैं हर एक का एक जोड़ा उस कश्ती के ऊपर रखा जा सकता है ताकि वो बच जाए। लेकिन साइंस ने इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात हाय हाय किए। हाय हाय। मसलन ये कि इतनी ज़्यादा इक़साम हैं जानदारों की और ख़ुसूसन जानवरों की कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये किसी एक बड़ी कश्ती के ऊपर सारे के सारे रखे जा सकते हैं। हैं। दूसरे ये कि इनकी खुराक आखिर कहाँ से आएगी, हाँ। क्योंकि बेशतर जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। हुई। और फिर अगर पहाड़ों पे इसके आसार ढूंढे जाएं, यानी कि अगर कोई बड़ा सैलाब आया होता तो उसका सबूत वहाँ पर मौजूद होता, लेकिन ऐसा कोई ओए ओए सबूत ओए नहीं ओए मिला। ओए। चुनाचे ये कश्मकश साइंस और ईसाइयत के दरमियान तो होती अच्छा रही। खैर, अभी चले आए यहाँ पर एक वीडियो है छोटी सी 4 मिनट की, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ऑब्वियसली ये इंग्लिश में है और मैं वीडियो उर्दू में बना रहा हूँ, तो मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने म्यूट कर दिया है। बट लेट्स गो ऑन, और जितना हो सकेगा मैं इसको फ़ौरन से ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि बंदा इधर बोलने वाला थोड़ा तेज तेज है। सो ये डिबंक्ड वीडियोज़ हैं जो बाइबल के खिलाफ आते हैं, उनकी चीज़ों को डिबंक करते हैं। अब यही बात हो रही है यहाँ पर कि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारे इतने सारे जानवर नूह की कश्ती पर आ ही नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन हमने देखना है कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ ही नहीं कि इतने सारे जानवर कश्ती पर आ गए। सो हमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा और 3 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, कितने बड़े जानवर थे। दूसरी बात, अच्छा कितने सारे जानवर थे, कितने बड़े थे और कितनी बड़ी कश्ती थी। ये 3 सवाल हमें पूछने की जरूरत है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि उस कश्ती पे वो सारे जानवर आए थे कि नहीं आए थे। अच्छा, अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि जानवरों की बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके बारे में हमें पता चलता है 5वें दिन की क्रिएशन में। अब एक और बात, डॉक्टर हूद भाई यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये अंजील में लिखा हुआ है। तो पहली बात, डॉक्टर हूद भाई तानू ए भी नहीं पता कि कितने लिखा है, अंजीला विच नहीं है, ए तुरेत विच है। तुरेत की पहली किताब पैदाइश पहला बाब 21वीं आयत। आई एम सॉरी, मैं पंजाबी में शुरू हो गया, क्या बोलूँ। जज्बात मेरे उभर रहे हैं, जब भी खुदा के बारे में कोई बोलता है ना, तो फिर कुछ ना कुछ ये रिएक्शन है जो मेरे अंदर आना शुरू हो जाता है। एनीवेज, तो पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने हर जानवर को उसकी किस्म, उसकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और ये आयत वहां पर इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन आप उर्दू में भी देख सकते हैं। पैदाइश पहला बाब उसकी 21वीं आयत। और उसके बाद 6ठे दिन के अंदर आदम और अर्थ बनाए गए, और वहां पे लिखा हुआ है कि जितने भी चलने वाले, जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, सो वहां पर मिल गए। और यहाँ पर आपको मिलता है कि खुदा ने जितने भी जानवर बनाए उनको उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। ये बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि उनको उनकी जिन्स के मुताबिक बनाया। ये क्या मतलब है कि उनको उनकी जिन्स के मुताबिक बनाया, यानी कि उनको उनकी किस्म के मुताबिक बनाया। क्योंकि याद रखिएगा, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वगैरह ये सब साइंस ने बाद में निकाले। बाइबल के ज़माने में जब वो लिखेगी तब ये टर्मिनोलॉजीज नहीं थी, तो हमें नहीं पता कि खुदा ने स्पीशीज बनाई, खुदा ने जीनस बनाई, खुदा ने फैमिलीज बनाई, खुदा ने क्या बनाया। वी डोंट नो बेबी। हम इसको फैमिलीज कह सकते हैं, जो कि टिपिकल बायोलॉजी क्लास में बोला जाता है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि बात हो रही है एक कुत्ते की, कुत्ते से बहुत सारी नस्लें बाहर निकल सकती हैं। ये ओरिजिनल काइंड है, लेकिन उसमें से भेड़िए भी आ सकते हैं, छोटे रॉटवाइलर भी आ सकते हैं, और कुछ अलग अलग किस्म भी आ सकते हैं ना। क्योंकि क्योंकि पेरेंट मौजूद है। पेरेंट से जब अगली नस्ल निकलती है, तो फिर जब कहीं और जाती है, तो फिर उसकी, क्योंकि मौसम अलग होता है, खुराक अलग होती है, और जियोग्राफी अलग होती है, इसलिए उनमें चेंजेस आ सकते हैं।
मिसाल के तौर पर हम एशियंस को ले लें, हम यहाँ पर एशिया में रहते हैं, हम लोग थोड़े भूरे रंग के हैं और हमारे कद थोड़े बहुत दरमियाने किस्म के हैं। लेकिन अगर आप यूरोप में या अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ पे कद लंबे लंबे, क्योंकि वहाँ का खुराकें ऐसी हैं, वहाँ की चीज़ें अलग अलग हैं। इनफैक्ट फिर उनके रंग भी अलग है, जो यूरोप में रहते हैं उनके ज़्यादा गोरे रंग है, जो अफ्रीका में रहते हैं वो ज़रा गाढ़े रंग के हैं। इनफैक्ट बहुत देर तक तो साइंस ये सोचती रही कि काले किसी और नस्ल में से आए हैं, हम किसी और नस्ल में से आए हैं और गोरे किसी और नस्ल में से आए हैं। ये तो अब भी साइंस ने तरक्की की है कि हम असल में एक ही नस्ल से आए हैं, यानी कि हम सब इंसान हैं। उसके बारे में साइंस क्या बोलेगी? ये वहाँ पर साइंस गलत है। और जितनी भी हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज है वो आराम से तूफान के बाद हो सकती थी, किसी भी यार जोलॉजी वाले बंदे को पकड़ के पूछ सकते हो। सो काइंड जो है, जिन्स जो है वो स्पीशीज के मुताबिक नहीं है। सो नू को क्या करना था? नू को सिर्फ एक तरह का जानवर लेना था, यानी कि जरूरी नहीं उसने हर तरह का कुत्ता लेना था। तो उसने एक तरह का कुत्ता लेना था जिसमें से बाकी सारे जो उसके जीन्स तब्दील होंगे, अलग अलग तरह के कुत्ते आ जाएंगे। इसका मतलब उसने हर तरह की बतख नहीं लेनी थी, उसने सिर्फ एक पैर जो जेन्युइन काइंड की बतख है या जो पैरेंट बतख है वो लेनी थी। बाद में सारी बतखों की नस्ल आती रहेंगी उसकी तरफ से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी जानवर थे, जो भी परिंदे थे, जो भी रेंगने वाले थे, वो आएंगे और उनको रखना है। सो समुद्री जानवर नहीं आएंगे। यहाँ पर सिंपल सिंपल बात बोल दी गई है। और फिर उसको मैं थोड़ा सा आगे करूँगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि वही पानी वाले जानवर इसके अंदर नहीं आए, ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर थे, तो पानी तो भरा हुआ था। सो दैट्स इट, वो सारे बच गए। अब बात की जा रही है कि भी कितने जानवर थे। सबसे पहले तो बात के नो हमें नहीं पता कि कितने सारे थे, लेकिन थोड़े बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बंदा जो कि उस पूरी आर की कैलकुलेशन करने वाला था, उसने अंदाज़ा लगाया कि भाई हम लोग जीनस में जा सकते हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, जीनस में जा सकते हैं। तो उसके अंदर 8000 से लेकर 8000 की किस्में हो सकती हैं, जिसमें 16000 के एनिमल्स हो सकते हैं। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं 30000 जानवर। याद रखिए 8000 काइंड्स जिनको जिन्स बोला गया है, और अगर हम उसको देखें यानी कि डबल कर लें कि हर जिन्स के दो दो ले लेना, तो 16000। तो हम लोग कह देते हैं चलो डबल कर देते हैं, 30000 तक ले आते हैं कि चलो इतने चाहिए थे। अब हमारे पास जानवर कितने थे? 30000 जानवर थे जो कश्ती पर फिट करने थे अकॉर्डिंग टू साइंस एंड मैथ्स। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि हर जानवर का साइज कितना था। अभी हम हर जानवर की लिस्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम एक देख सकते हैं कि कितना जानवर क्या हो सकता है। सो हम लोग बिल्कुल छोटे से जानवर से लेंगे जैसे कि चूहा होता है, और उसका कंपैरिजन करेंगे कि सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, और उसके बीच में बिल्कुल दरिया में आने लगे और फॉसिल रिकॉर्ड के साथ। और हमें पता चलता है कि एक मीडियम साइज जानवर वो भेड़ के जितना होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि सारी भेड़ें ही थी या सारे के सारे जानवर भेड़ जितने ही थे, बस मैं कह रहा हूँ कि वो एवरेज साइज था। तो हमने 30,000 भेड़ें उस कश्ती में फिट करनी है। अब दोबारा से बाइबल के अंदर जाके देखते हैं कि कश्ती कितनी बड़ी थी, क्या उसके अंदर 30,000 भेड़ें आ सकती थी। तो जब आप जाते हैं पैदाइश उसका 6 बाब उसकी 15 आयत के अंदर, तो वहाँ पे लिखा है कि वो 300 हाथ लंबी होगी, 50 हाथ चौड़ी होगी और 30 हाथ ऊंचाई में होगी। और उसके अंदर एक खिड़की होनी है, और खिड़की से एक हाथ छोड़ देना, और उसका दरवाज़ा उसकी साइड में लगाना। और अभी हम देखते हैं कि कितना हो सकता था। तो जब हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं हाथों के हिसाब से, तो मेरे अजीज़ों वो 1 मिनट पीछे चला गया, मैं दोबारा आपको बता दूँ, 450 फीट लंबी थी, 75 फीट चौड़ी थी और 45 फीट ऊंची थी। और ये अलग अलग शिप्स का साइज है। तो सेंटा मरिया इतना शिप था, वायोमिंग इतना शिप था, टाइटैनिक इतना बड़ा था, क्वीन मैरी इतना बड़ा था, और नूह की कश्ती यहाँ तक आ रहा है। सो ये बहुत बड़ी कश्ती थी, लाइक टू मच बिग, जिसके अंदर 3 फ्लोर्स थे, एक दरवाजा था और एक डेक था। अब इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटी पिद्दी सी कश्ती थी जिसके अंदर जिराफ के सर नजर आ रहे थे। ये बड़ी, बहुत बड़ी थी। इसके अंदर कितना स्पेस था? इसके अंदर तकरीबन 1,00,000 स्क्वायर फीट का स्पेस था। अब 1,00,000 स्क्वायर फीट का स्पेस में हमने कितने जानवर सेट करने हैं? हमने 30,000 भेड़ जितने जानवर सेट करने हैं। और इसका क्यूबिक वॉल्यूम कितना है? इसका क्यूबिक वॉल्यूम 15,18,000 क्यूबिक फिट है। इतनी बड़ी, जी हजरत ने इतनी बड़ी कश्ती बनाई थी। अब आपके दिमाग को चक्कर आ रहे हैं? आने भी चाहिए, ये है बात।
अब बात ये की जा रही है कि ये कितना ज़्यादा स्पेस है, तो आपको फिर से बताने के लिए ये एक रेलगाड़ी के 522 डब्बे हो सकते हैं। सो और मेरे अजीजों, कितनी शीप हमें फिट करनी थी? हमने 522 के अंदर 30,000 शीप फिट करनी थी। अब एक कार्ट के अंदर तकरीबन 240 शीप्स आ सकती हैं, यानी कि भेड़ें आ सकती हैं। सो 522 मल्टीप्लाई बाई 240, इससे हमें पता चल रहा है कि भाई 1,25,280 भेड़ें आ सकती थी। इतना ज़्यादा था, और हमने फिट कितनी करनी थी? सिर्फ 30,000। इसके अंदाजे से अगर लगाया जाए तो हमें पता चलता है कि उस कश्ती में दुगना साइज था और हर तरह का जानवर आ सकता था। यानी कि उसके अंदर जिराफ भी आ सकता था, उसके अंदर सांड भी आ सकता था, उसके अंदर डायनासोर भी आ सकता था, उसके अंदर कुत्ता भी आ सकता था, उसके अंदर बतख भी आ सकती थी, साथ में उनका खाना पीना पानी वानी सब कुछ आ सकता था। तो ये जो डॉक्टर गुड बॉय, आई एम सॉरी हुड बॉय बात कर रहे हैं, ये है डिबंक्ड अकॉर्डिंग टू साइंस एंड मैथ्स। तो डॉक्टर हुड बॉय, जाओ यार कोई मजेदार चीज लेकर आओ। लेकिन दिलचस्प बात हैं? यह है कि बड़े सग़ीर में सर सैयद अहमद ख़ान हाँ, ने और सर सैयद अहमद इस खान के बारे में है बताते हैं कि उसने जो है ना ब्ला 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 किया, और उसने बोला कि लिहाजा सिर्फ सीधी बात है, बट ऐसा नहीं है, हम ये बात बयान कर सके हैं। अब एक और चीज़ बाकी रहती है, मैं आपको 2 मिनट में वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये कह रहे थे कि क्रिश्चियंस ने मतलब यहाँ साइंस का कोई इतना वो नहीं रहा। तो भाई अब आप सिर्फ एक चीज़ सर्च कर लें, लिस्ट ऑफ क्रिश्चियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपको पता चलेगा कि 18वीं सदी से भी पहले, 13वीं सदी से ही, बल्कि 11वीं सदी से ही क्रिश्चियंस का काम रहा है साइंस में उसकी बढ़ोतरी के लिए। तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए भाईजान। और आपको एक और बात बताऊं, जो यूनिवर्सिटीज़, जो स्कूल्स, जो कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, वो क्रिश्चियनों ने पैदा करके दिए आपको, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अगर क्रिश्चियनिटी नहीं होती तो ना स्कूल्स होते, ना कॉलेजेस होते, ना यूनिवर्सिटीज़ होती, और आप जो आपके नाम के साथ जो डॉक्टर लगा ना, डॉक्टर, वो भी नहीं होता। और ये सारी लिस्ट है, देखिए ज़रा, हिल्डेगार्ड ऑफ बेनिन, और ये रॉबर्ट क्रिस्टल, ये तो बिशप था, फिर एल्बर्ट मैग्नस, और ये और सब कुछ सारे नाम लिखे हुए हैं, हमें तो पता नहीं है। फिर हमें तो सिर्फ आइजैक न्यूटन का नाम पता है। आइजैक न्यूटन भी आपको पता है कि ये भी क्रिश्चियन था? नहीं पता आपको, खैर। और आप यहाँ पे डॉक्टर बन के बैठे और बोल रहे हैं कि ये देखिए कार्ल लिनियस का भी नाम यहाँ पर आ गया, ये भी क्रिश्चियन था। मेरे साईं, इसको देखें आप ज़रा, और प्लीज़ थोड़ी सी अकल के नाखून खुर्च ले अपने पास, तो आपको पता चल जाएगा क्रिश्चियंस ने क्या क्या काम किया हुआ है। सबके नाम लिखे हुए हैं। एनीवेज, आपको तो इससे कुछ है नहीं, आपने तो बस झूठ यहाँ पे बोलना है और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कीचड़ मिचड़ उछालना है। लेकिन आपके जवाब में मैं अपना बंदा लेकर आया हूँ। ये बंदा जानते हैं आप? ये जरा सुनने की, ये करना कहता चाहिए क्या है। सो दैट यू कैन नॉट अब्यूज माई वीकनेस। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेस्ट, खासतौर पे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे जुमा 8 दिन की बात, आपकी तो सारी तारीख ही इस तरह, आपकी सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहाँ मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूँ कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्त करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्त कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। अगर आप अपनी कजी, अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, वो छोड़ें, वो तो हमारे राइवल्स हैं। मेरे और आपके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है जो सदियों पर मुश्तमिल है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। और फिर झूठ है ये बड़े सगीर की तारीख उठा के देख लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। फिर तो बनु उमैया, बनु अब्बास, ये आपके हाथ से स्पेन गया। और फिर ये अप्रोच भी गलत है, स्पेन चला गया। स्पेन अब्बा आपकी बरी में लेके आए थे, आप ताकतवर थे उस वक्त, आप एक्सपैंड कर रहे थे। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर, जब आप में सकत थी, दम था, जान थी, तो आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर
इम्पोज कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं जी अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज तो आया कोई जहांगीर के जमाने में गालिबन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर थॉमस रो वगैरह। उससे पहले जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे तकरीबन उस वक्त आया जिस वक्त बाबर आया, और अंग्रेज जहांगीर के दौर में तकरीबन उस वक्त। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। उबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ था? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। मुझे एक और बात बताएं आप लोग, ये यंगस्टर्स बैठे हैं, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है, जहां फर्द और रियासत का मुफाद इस तरह हो जाता है ना, वहां गद्दार पैदा नहीं होते। सर थॉमस रो ने जहांगीर में से उसके बेटे का उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसने खैर मेरे अजीजों, ये आप वीडियो आगे जाके देख सकते हैं। पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और रिएक्शन देना है तो वो भी बताएं। फिलहाल इस बंदे को छोड़ें और इस बंदे को देखें, दोनों में बड़ा फ़र्क है, एक सच बोलने वाला है। खैर तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।